प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में प्रकाश सिंह जी से बातचीत करते हुए नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में मेरा अगला सवाल ये है कि आपने जिक्र किया है एक्सटॉर्शन और फोर्सेबल रिक्रूटमेंट का, जो कि उत्तर पूर्व में हो रहा है, तो इसको किस तरह से रोका जा सकता है? देखिए, दुर्भाग्य से हमने जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस का जो एग्रीमेंट बनाया था, वो ऐसा लगता है कि उस समय भारत सरकार ने कुछ कमज़ोरी में जैसा भी ड्राफ्ट उन्होंने रखा वैसे ही उन्होंने साइन कर दिया। उसको मैंने पढ़ा, मुझे पढ़ के बड़ा अफसोस हुआ कि इतना लूजली वर्डेड ड्राफ्ट कैसे है, जिसको कि नागा विद्रोही अपने ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हो, कहते हैं यही लिखा हुआ है उसमें। तो अगर वो लिखा हुआ है तो उसको हम, अब समय आ गया है कि हम उसको अपने ढंग से इंटरप्रेट करें कि नहीं, इसकी मतलब ये नहीं होता, और आप अपनी शक्ति में वृद्धि नहीं कर सकते, आप रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, आप एक्सटॉर्शन नहीं कर सकते, और अपने कैंप से बाहर, आप डेजिग्नेटेड कैंप से बाहर आप नहीं निकल सकते। आप डेजिग्नेटेड कैंप्स में ही केवल हथियार लेके रहिए, हथियार लेके आप बाहर नहीं निकल सकते। ये सब बातें पहले सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट में बड़ी क्लियर होती थी। उसको फिर से स्पष्ट करने की ज़रूरत है, और सवाल केवल इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। उसमें होगा झगड़ा होगा, थोड़ा सा झगड़ा आपको करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और वो ज़्यादा गीदड़ भभके दें तो उनको देने दीजिए। वो कहीं लड़ाई हो जाएगी तो ठीक है, आप लड़ना चाहते हैं तो लड़ लीजिए, पर ये हम नहीं होने देंगे। इस समय देखिए हालत क्या है नागालैंड में। बहुत पहले तक तो मैं समझता था पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है वहाँ पे, और पैरेलल गवर्नमेंट थी। अब लास्ट टाइम जब मैं गया तो मैं दंग रह गया, कैसा आप पैरेलल गवर्नमेंट की बात करें, यहाँ तो 5-6 गवर्नमेंट चल रही हैं। हम लोग एक को चंदा देते हैं, तब तक दूसरा आदमी आता था, वो चंदा लेता है, तो फिर तीसरा आदमी आता है, एक हफ्ते बाद वो चंदा लेता है। हम लोग महीने भर चंदा ही देते रहते हैं, एंड एवरीबडी क्लेम्स टू रिप्रेजेंट द इंसर्जेंट गवर्नमेंट, डिफरेंट वन फ्रैक्शन ऑफ द इंसर्जेंसी। तो हर आदमी कहता है मेरा दबदबा है, मेरा आप नहीं करिएगा तो हम आपको तंग करेंगे। तो जनता तो वहाँ की परेशान है, त्रस्त है, वहाँ की जनता परेशान है, और यहाँ से आदमी कोई जाए वो परेशान है। किसी आदमी ने ये कहा, कहाँ तक सही मैं नहीं जानता, सिवाय गवर्नर के शायद हर आदमी पैसे दे रहा है। बिल्कुल। तो ये तो कोई स्थिति अच्छी नहीं है। इसको सरकार को जानकारी में है, अपने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बना दिया 2015 में, उस पर आगे प्रगति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई ये तो हमको भी नहीं मालूम, क्योंकि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का क्या मसौदा था ये सरकार ने अभी तक उसको रिलीज़ नहीं किया है, वो गोपनीय है। चलिए गोपनीय है किसी, और लगता है कि NSCN-IM जो अपनी ज़िद के मारे कि हमारा एक अलग संविधान होना चाहिए और हमारे एक अलग झंडा होना चाहिए, ये दो बातों पे बात अटकी हुई है। भारत सरकार कहता है कि भाई देश में तो एक ही झंडा होगा, वो राष्ट्रीय झंडा होगा। अब ऐसे पंडों की तरह आप झंडा लगाना चाहें वो दूसरी बात है, कि पंडे कुंभ मेला में झंडे लगा लेते, वो दूसरी नहीं। वो कहते हैं नहीं, हमारा तो NSCN-IM का एक अलग झंडा होगा और एक अलग संविधान होगा। उसके लिए भारत सरकार राजी नहीं हो रही। तो वो तो एक, चलिए सिद्धांतिक बातें हैं, पर रोज़मर्रा के काम में जिस तरह से वो अपनी शक्ति में वृद्धि करते रहते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं, जनता को त्रस्त करते रहते हैं, उसका कुछ उपाय होना चाहिए। और सरकार कह देना चाहिए कि नो, दिस वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस, एंड इफ दे थ्रेटन टू ब्रेक द सीज़फायर, ऑल राइट, सो बी इट। तो शायद सख्ती की ज़रूरत है, सख्ती अभी तक अब नहीं हो रही है। यहाँ के लोग इसलिए नहीं करते, इनको मालूम नहीं कि नॉर्थ ईस्ट की समस्या कितनी गंभीर है, ज़मीन पर कितनी गंभीर है। नॉर्थ ईस्ट की जानकारी मतलब अभी भी मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं है केंद्र में, और मतलब ऐसे लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं जो कभी नॉर्थ ईस्ट में रहे नहीं हैं, कभी सेवा नहीं की है। हम लोगों ने वहाँ अपनी ज़िंदगी के बहुत मतलब अच्छे दृष्टि में ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है, और नॉर्थ ईस्ट से वही आदमी डील करे जो नॉर्थ ईस्ट में कम से कम 2 साल तो रहा हो। जी, नॉर्थ ईस्ट को लोग डील करते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं जो कभी नॉर्थ ईस्ट में रहे ही नहीं है, कुछ न भूगोल मालूम है, न वहाँ की समस्याएं मालूम है। तो अब मणिपुर अलग है, मणिपुर अलग सुलग रहा है। अब मतलब साल भर हो गया। अब देखिए मणिपुर के लोगों का दर्द, अभी एक मणिपुर के MP की जो स्पीच मैंने स्पीच सुनी, तो मतलब उनके मन में ये बात बैठ गई है कि हमारा दर्द भारत सरकार समझ ही नहीं रही है, और बस समस्या को ऐसे लुढ़कती चली जा रही है। इसके लिए कुछ दूरगामी नीति की आवश्यकता है, और कम से जो कुछ भी हो प्राइम मिनिस्टर को वहाँ जाने की ज़रूरत है, उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। अब लीडर ऑफ द अपोजिशन वहाँ चले जा रहे हैं, अब वो दे आर स्कोरिंग पॉइंट्स। तो क्या इसमें नीति निर्धारण में क्या आपको लगता है कि शायद ये RSS और प्रो हिंदुत्व ये भी इसमें खेल कर रहा है? मुझे नहीं लगता ये खेल कर रहे हैं, और अगर ये कुछ कह भी रहे हो तो देखिए ये होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है, ये प्राइम मिनिस्टर को ओवरसी करना है, ये प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर के बीच की बात है। होम मिनिस्टर वहाँ जितना जो कुछ कर सकते थे
कराए हैं। अब आवश्यकता इस बात की कि प्राइम मिनिस्टर जाएं और सबसे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर जाएं और फिर दैट शुड बी फॉलोड बाय एन ऑल पार्टी डेलीगेशन। कि भाई ये एक समस्या है, कोई ऐसी नहीं है जो हमारे देश के स्तर पर ये राष्ट्रीय समस्या है, ये किसी पार्टी की समस्या नहीं है। ऑल पार्टी डेलीगेशन जाए, वो लौट के अपनी रिपोर्ट दे कि ये काम होना चाहिए। जी। ऐसे एक्सपर्ट से आप पूछे तो वो भी बता सकते हैं। अब मोटी मोटी बातें आप, मैं ही कह सकता हूँ कि आप ये स्पष्ट कर दीजिए भाई मैं 23 को ये ग्रीवांस है कि वो पहले एक शेड्यूल ट्राइब में थे पर बाद में किसी वजह से हट गए और उनको शेड्यूल ट्राइब में होना चाहिए। तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके लिए कमीशन बैठ जाओ, वो अपना फैसला दे दे। कुकीज़ को ये कहना है कि साहब हमको ये इंट्रूडर्स मानते हैं कि हम इन्फिल्ट्रेट कर। आपके इतने लंबे अनुभव के बाद और ये समस्या जैसा आपने कहा कि इस गंभीर रूप में 1 वर्ष से है, तो केंद्र सरकार इसकी ओर क्या मुश्किल है, क्यों ध्यान नहीं दिया? अब ये तो इसका जवाब तो केवल केंद्र सरकार दे सकती है, मैं नहीं समझ रहा। आपकी नज़र में क्या, किस जगह रुकावट हो रही है? अब रुकावट तो देखिए गृह मंत्रालय में है। गृह मंत्रालय पूरा इस मामले को डील कर रहा है और किसी का तो इसमें कुछ से है नहीं। गृह मंत्रालय के ऊपर फिर प्राइम मिनिस्टर की ओवरसाइट है ही। तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत दिनों बाद अभी बयान दिया, बड़े अच्छा बयान दिया। ठीक है, पहले भी उनके बयान बड़े अच्छे थे कि ये हमारे दिल का टुकड़ा है। दिल का टुकड़ा तो है, पर जैसा कि मैंने लिखा, दिल ठीक से नहीं धड़क रहा है और उसको देखने की ज़रूरत है कि उसमें दिल में क्या, कौन सी बीमारी आ गई है, क्या बीमारी है। और वो जब तक आप वहाँ से मिल जाइएगा नहीं, आप 100 आदमी 200 आदमी से मिलिएगा नहीं, बात नहीं करिएगा, उनकी भावना नहीं समझिएगा, उनकी शिकायत नहीं सुनिएगा, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। ये बहुत गंभीर समस्या है और ये हमारी बातचीत जारी रहेगी इसी मुद्दों पर। आगे देखते रहिए।